नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे किसान और खेती की लागत के साथ जुड़ा हुआ है। आपने खबरों में देखा होगा कि वेस्ट एशिया या मध्य पूर्व में तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ईरान, इजराइल और यूएसए और बाकी जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। तो कल को अगर युद्ध होता है तो उसका असर हमारे किसानी और खाद की उर्वरता या खाद की जो उपलब्धता है उसके ऊपर कैसे फर्क पड़ सकता है। तो इसे सरल भाषा में समझते हैं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद का व्यापार होता है उसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ होम्स नाम की समुद्री जल संधि से होकर गुजरता है। अब ये जो स्टेट ऑफ होम्स क्या है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ने का रास्ता है और इसी रास्ते से होकर लगभग 1/3 जो आपका खाद्य का व्यापार है वो होता है। इसके अलावा 49% आपका यूरिया का व्यापार होता है या इन्हीं देशों के साथ जुड़ा हुआ है जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और 50% जो आपका सल्फर का व्यापार है वो इन्हीं खाड़ी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये कल को रास्ता बंद होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो कितना बड़ा वैश्विक संकट खाद्य का पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरा सकता है। तो उसी की स्थिति को समझते हुए हमें भारत को देखना है। तो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो आज 70% जो यूरिया का निर्भरता है वो हमें दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़ता है। इसके अलावा पोटास और जो आपके डीएपी जैसे फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। लेकिन आज के समय की स्थिति को देखा जाए तो भारत के पास पर्याप्त रूप से स्टॉक उपलब्ध है यूरिया, डीएपी और एनपीके का। लेकिन अगर हम 2025 की प्रोजेक्शन को देखें तो हमारे पास स्टॉक उतना उपलब्ध नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास उतना स्टॉक उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भारतीय सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जैसे रसिया, बेलारूस, मोरक्को और इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज हैं उनसे हम लोग उर्वरकों को मंगवा सकें और हमारी जो उर्वरकों की जो निर्भरता है उसको हम लोग पूर्णतः रूप से सप्लाई को मेंटेन कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है उसका भी आयात करने की कोशिश की जा रही है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और रसिया से। कारण क्या है? क्योंकि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो यूरिया को बनाने के लिए या उर्वरकों को बनाने के लिए कच्चे माल का काम करता है और अभी तक इसकी जरूरत जो है वो सिटी में की जा रही है गैस की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। तो जिसके कारण आपका यूरिया का जो प्रोडक्शन है हमारे देश में वो कम हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी सप्लाई को मेंटेन किया जाए क्योंकि पर्याप्त जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतीय सरकार के द्वारा किसी समय पीएम प्रणाम स्कीम नाम की योजना चलाई गई थी जिसका मेन काम था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग को कम करना। लेकिन इसका सक्सेस रेट आपका कम देखने को मिला, जीरो देखने को मिला। और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो भी किसी भी राज्य को अभी तक नहीं दिया गया है। 9 राज्य इसमें क्वालिफाई हुए थे 2024 में, लेकिन उनको भी इंसेंटिव नहीं मिला है। तो यहां पर सरकार के द्वारा समय समय पर जो योजनाएं चलाई जाती है उनको पूर्णतः रूप से कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है अगर इस प्रकार के संकटों से हमें उभरना है। लेकिन इसके साथ साथ किसानों को भी समझना पड़ेगा कि हमें अल्टरनेटिव सोर्स पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। हमें बायो फर्टिलाइजर या ये कह सकते हो जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उनके ऊपर हमें आश्रित अपना ज्यादा करना पड़ेगा ताकि हम लोग दूसरे देशों पे आश्रित ना रहें और इस प्रकार के संकट अगर पैदा होता है तो हमारी खाद्य सप्लाई को या ये कह सकते हो फूड जो आपकी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर पाए। बाकी आप लोग बताइए कि किस प्रकार से हम इस फर्टिलाइजर या आपके उर्वरकों के संकट से उभर सकते हैं। आज के समय इस चीज की जरूरत भी है, लेकिन